जिसको सबसे पहले जॉब जरूरी है ना, उसको 10th के बाद एग्जाम दे देना चाहिए। वर्दी से जो गर्दी आती है ना उसका एक रॉ भी अलग होता है। एग्जाम सेंटर का गेट बंद हो गया, हम वहीं पे खड़े हैं। उस टाइम पे एक बच्चा 1 मिनट लेट हुआ तो गेट बंद हो गया। एज ए टीचर मैं ये नहीं देख सकता था। ग्रेजुएशन के बाद ही इंडिया के ना किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में बैठ सकते हो। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप रेलवे का एग्जाम दो। आपको मैथ्स नहीं आता, आप एसएससी के स्टेनोग्राफर का एग्जाम दो। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष, लगा निशाना, फिर बाद में देखा जाएगा ये तीर कहां तक जाएगा। ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक मित्तल पॉडकास्ट। हम कुछ नया लेके आते हैं, हर बार एक ही डायलॉग मारता हूं मैं, बट आज मुझे लगता है कि शायद कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि क्या डिफरेंट है, बट हम सुनते हैं कि हम किस गेस्ट को लेकर आए हैं, राइट। तो आज हमारे साथ हैं एक इंस्पेक्टर जो कि मूव हुए एजुकेशन में, राइट, वाइडली नोन फॉर हिज मैथ्स क्लासेस, एंड वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, एसएससी के लिए, रेलवेज़ के लिए, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके लिए वो प्रिपेयर करते हैं। हम बात कर रहे हैं संदीप सर की। सो लेट्स वेलकम संदीप टू द शो। हाय संदीप, वेलकम टू द शो। थैंक यू अभिषेक। संदीप, हमने बात करी कि आपने इंस्पेक्टर से आप एजुकेशन में मूव हुए, तो स्टोरी वहीं से शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि हमको पता है कि आपने बीएसएफ में ज्वाइन किया था, राइट। मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि वर्दी से जो गर्दी आती है ना उसका एक रॉ भी अलग होता है। तो वो क्यों छोड़ा आपने, कि जो वर्दी का जो एक एटीट्यूड होता है उसको छोड़ना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। और उसके एजुकेशन में क्यों मूव किया? वर्दी की आपने बात की ना, तो वर्दी के बारे में ही तो सबसे पहले बात करते हैं। हम ना दुनिया का कितना भी महंगे से महंगा कपड़ा पहन लें, उसमें वो बात नहीं आएगी जो एक वर्दी में आती है। बिल्कुल। वो जब हम पी कैप पहनते हैं ना उसमें अशोक स्तंभ होता है, उसमें 4 शेर होते हैं, लेकिन उसमें सामने 3 ही दिखाई देते हैं, एक पीछे नहीं दिखाई देता। वो कौन होता है? वो वर्दी वाला होता है। सबसे पहले मैंने चाहा कि मैं वर्दी पहनूं। मैंने आफ्टर मास्टर्स ही तैयारी शुरू कर दी थी और इस जॉब को पहले अटेम्प्ट में ले लिया था। सुपर। फिर 4 to 5 इयर्स जॉब की, बहुत अच्छे असाइनमेंट्स वहाँ पे किए मैंने। एंड एक बार को ऐसा लगा कि बहुत अच्छा करियर जा रहा है, लेकिन फिर ऐसा भी लगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं यहाँ से अगर बाहर जाऊँ और अपने सोसाइटी को दूं तो मेरे जैसे इंस्पेक्टर्स और मेरे जैसे ऑफिसर्स और मैं भारत सरकार को दे सकता हूँ। तो देन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है यार, जॉब छोड़ते हैं और टीचिंग में आते हैं। तो जब रिजाइन दे रहे थे तो एक ना 10 साल का बॉन्ड होता है कि अगर आप 10 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको ट्रेनिंग चार्जेस जमा करने होंगे। वो भी हैवी अमाउंट होता है। तो जब मैं रिजाइन दे रहा था तो डीआईजी वाज सेइंग कि कोई तो लगने के देता है, तू छोड़ने के दे रहा है। क्या करने वाला है? मैंने कहा मैंने कुछ बड़ा सोचा हो। तो वहां से आया, फिर पढ़ाना शुरू किया और अब तो काफी सारे इंस्पेक्टर्स हैं अपने। अब जो स्टूडेंट्स थे वो आज इंस्पेक्टर्स हैं। हाँ, राइट, है ना। तो मतलब लाइफ में ना जब लगे ना, अंदर से आए कि कुछ बड़ा करना है तो करना चाहिए। हाँ, नहीं वो तो है, आपका कुछ सपना हो, कुछ आपको एक कई बार होता है, एक विजन आ जाता है कि अच्छा यार मैं कर रहा हूँ, जो ये कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कर रहा हूँ वो उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, करेक्ट, बट मैं यदि किसी और की हेल्प कर सकता हूँ वही सब पाने में जो मैंने पा लिया, हाँ, करेक्ट, तो वो एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। वो आती है कि अच्छा हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, सोसाइटी के लिए किया, जो आप जैसे आपने कहा, राइट। अच्छा, हम इसी पे बात करते हैं, क्योंकि इसी से शुरू करते हैं। जब बीएसएफ की ट्रेनिंग होती है, हमने आजकल तो पता नहीं कितने पॉडकास्ट में सुन लिया कि यार क्या क्या होता है बीएसएफ किसी भी ट्रेनिंग में। तो ये आपकी ट्रेनिंग में ऐसी 2 या 3 चीजें जो आपने करी हो, यार लगा हो यार अब ना मैं जाता हूँ, मेरे को ये नहीं करना। तो हुआ क्या था, जब ट्रेनिंग पे हम लोग गए तो जैसे ही मेरी ट्रेनिंग हुई थी हजारीबाग में, मेरू कैंप में। जैसे ही हम लोग की बस एंटर हुई ट्रेनिंग सेंटर में, हम लोग नीचे उतरे। उन्होंने नीचे उतरते ही बोला मुर्गे बन जाओ। मैं कहा ये क्यों? कुछ किया भी नहीं हमने। कहते यही ट्रेनिंग की स्टार्टिंग है, आपको पूछना ही नहीं है कि क्यों, मतलब आपको जो आदेश दिया जाए वो आपको करना है। तो ट्रेनिंग में बेसिकली आपको सिखाया जाता है कि आपको आदेश मानना है, तभी फोर्सेस चलती हैं। अदरवाइज ऑर्डर आने पे क्यों हर कोई पूछ लेंगे तो ऑर्डर चलेगा ही नहीं। हाँ, वो तो है। सबसे पहली ट्रेनिंग तो यही होती है। और मतलब हम लोगों ने ट्रेनिंग में पाया कि ट्रेनिंग में बेसिकली ये सिखाया जाता है कि बिना चीज़ों के ना कैसे रहना है।
बिना चीज़ों के कैसे रहना है। अगर आपके पास आज की डेट में कुछ भी नहीं है ना, तो आपको कैसे सर्वाइव करना है। तो आज हम इस सॉफ्टवेयर बैठे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बट इस सॉफ्टवेयर बैठे हैं, जो कभी पत्थर पे भी लेटा हो ना, उसको इस सॉफ्टवेयर की कीमत पता है। वो ये तो ट्रेनिंग है। देती है। हाँ। तो ट्रेनिंग तो बहुत एडवेंचरस होती है, और 2 महीने की ट्रेनिंग तो मनाली में होती है। अच्छा। हाँ, मतलब बीएसएफ की ट्रेनिंग तो वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग इन इंडिया। अच्छा। एक मिनी कमांडो भी साथ में कराया जाता है। तो मतलब बहुत ऐसी ट्रेनिंग होती है, हमसे बोलते थे जितने भी उस्ताद हमारे होते थे कि आपको ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है जो शायद बाहर पैसा देकर भी ना मिले, और आपको यहाँ तनख्वाह दी जा रही है ट्रेनिंग करने के लिए। क्योंकि उससे आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बन पाते हाँ, हो। हाँ। क्योंकि आपको केवल अपने लिए नहीं, मैंने चक दे इंडिया में उससे सुना था, राइट, वही डायलॉग है कि पहले आपका देश है, फिर आपकी टीम है, फिर भी कुछ हिम्मत बच जाए तो फिर आप हो। हमारी जो इंडिया है ना, उसके बॉर्डर्स हैं, उस पर बहुत सारी बीएफएल लाइट्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी। तो जब हम फ्लैग मीटिंग करने जाते थे काउंटर पार्ट के साथ में, तो वहाँ पे बॉर्डर गार्डिंग बांग्लादेश है, बीजीबी है। तो फ्लैग मीटिंग का कंसेप्ट ये होता है, जिस लेवल का कमांडर इधर से आएगा, उसी लेवल का कमांडर उधर से भी आएगा। तो जब हम फ्लैग मीटिंग करते थे, तो वहाँ के कमांडर्स मुझे बोलते थे कि साहब, जितनी लाइट्स आपके बॉर्डर पे जलती है ना, उतने में तो हमारे पूरे देश का काम चल जाए। इसीलिए हमारे देश ना सोने की चिड़िया है। तो वो फील अलग होता है जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक प्राइड भी आती है ना, हाँ। कि अच्छा, सामने वाली पार्टी जो सामने है, दूसरी कंट्री, वो हाँ। आपकी तारीफ कर रही है, तो ऐसा लगता है यार सही में आप एक बहुत अच्छी देश के लिए हो, और देश में पैदा हुए हो। हाँ। आपको प्राइड होना चाहिए कि आप कहाँ पर हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो ये प्राइड ना मुझे बहुत बार आता है जब मैं बाहर जाता हूँ ना, एंड डेवलप कंट्रीज में भी। ये प्राइड ऐसा प्राइड है ना कि आपको तभी महसूस होता है जब आप हिंदुस्तान से दूर हो, या आप अपने घर से दूर हो, तभी आता है ये प्राइड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से कि हाँ, शायद आपके बहुत अच्छे कर्म थे जो आप हिंदुस्तान में पैदा हुए। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंसान को ना, मतलब मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैंने बीएसएफ की ट्रेनिंग की है। बेशक आज मैं जॉब में नहीं हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो जो ट्रेनिंग है ना, मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। हाँ, वो तो कहीं नहीं मतलब मैं तो जाने कहता हूँ सभी को ना मौका मिलना चाहिए एक बार ट्रेनिंग करने का। बहुत खर्चा करती है सरकार। बहुत बहुत। तो आसान नहीं है, जाना भी आसान नहीं है, शायद इसीलिए आप इतने सारे बच्चों को ट्रेन कर पा रहे हैं। नॉट फिजिकल, बट एटलीस्ट आप उनके पेपर्स के लिए ट्रेनिंग कर पा रहे हैं कि हाँ, वो जा सके, वो अपना लाइफ जी सके, जो उनको चाहिए वो पा सके। यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए तो आई वुड से कि आई एम द कंप्लीट पैकेज। रिटर्न की तैयारी तो कराता ही हूँ, अगर कोई कहे तो सुबह दौड़ाने के लिए भी ले जाएंगे। हाँ, वो बच्चे कहेंगे सर बस हो गया, आप दिमाग चलवा लो हमारा, ये बाद में चला लेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो अब आप मैथ्स पढ़ाते हैं, हाँ जी, है ना? ये बीएसएफ की ट्रेनिंग से हटके अब आप मैथ्स की ट्रेनिंग, दिमाग चलवाते हैं लोगों का कि अच्छा आओ हम मैथ्स सीखेंगे। हमने बहुत सारे मैथ्स के टीचर्स ही स्पेसिफिकली देखे हैं जो बहुत फेमस है। ये मैथ्स के साथ ऐसा क्यों है कि यार मैथ्स के ही प्रोफेसर्स जो ये इनकी तैयारी करवा रहे हैं वही बहुत ज़्यादा फेमस है? मैथ्स की सुप्रीमेसी है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें मैथ्स का जो पार्ट होता है वो होता तो 25% का है, बट वो टाइम ले जाता है 50% का। तो बेसिकली मैथ्स इसलिए भी पढ़ाया जाता है कि उसको कंसेप्चुअल नॉलेज देने के बाद टाइम को मिनिमाइज करने सिखाया जाए। मैथमेटिक्स ही ज़्यादा पॉपुलर क्यों होता है? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप जल्दी कर पाओ ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको टाइम मिल जाता है। तो इसलिए मैथ्स की सुप्रीमेसी है। और मैथ्स के बारे में तो ऐसा भी कहते हैं सब कि जिसका मैथ्स अच्छा है ना, हाई चांसेस के सब सब्जेक्ट अच्छे होंगे। उसकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है। एक मैथ्स तो स्केरी भी है, राइट? बहुत लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। नेचुरली आप प्रोफेसर हो, मैथ्स पढ़ाते हो, तो आपके लिए नहीं है। बट आपके हिसाब से मैथ्स स्केरी क्यों नहीं है? मैथमेटिक्स, आई वुड से कि मैथमेटिक्स इज लाइफ। मतलब जब से हम पैदा होते हैं ना, और जब तक जीते हैं, हम नंबर्स में ही तो जीते हैं। और मैथमेटिक्स है क्या? नंबर्स का खेल ही है। आपको बस 4 चीज़ों पे बहुत अच्छी कमांड करनी है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और मैं तो कहता हूँ इसमें से भी स्पेसिफिकली प्लस और माइनस, बाकी दोनों तो उसके बाई प्रोडक्ट ही हैं। तो आप जब मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है ना, वो जिसको समझ में आने लगता है ना, और धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन जब समझ में आने लगता है ना, आई थिंक उससे अच्छा सब्जेक्ट उसको कोई लगता नहीं है फिर। ठीक है, एक आगे बढ़ने से पहले एक रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। आपके हिसाब से परफेक्ट स्टूडेंट इन वन वर्ड? लेबोरियस। ओके।
मॉर्निंग और नाइट आपका स्टडी मेथड क्या है? ऑब्वियसली मॉर्निंग। ऐसी कोई मैथ ट्रिक है जिससे आपने स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करो कि हाँ हमको संदीप सर से ही पढ़ना है? ऐसी कोई एक तो नहीं है, बट जब स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास होती है ना, स्टूडेंट्स एकेडमिक पढ़ के कंपटीशन की दुनिया में आते हैं, तो मैं फर्स्ट क्लास में उनको एक क्वेश्चन एकेडमिक तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ जिसमें 5 to 6 मिनट लगते हैं, और उसी सेम क्वेश्चन को मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है 5 to 6 सेकेंड्स में वो दिखाता हूँ। तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, उससे बच्चे को पता चलता है कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ स्विच करना है, तो उससे बड़े इंप्रेस होते हैं बच्चे। मैथ से ऐसा क्या लाइफ लेसन है जो मैथ्स ने आपको सिखाया? मैथमेटिक्स, मैंने जैसे कि कहा, मैथमेटिक्स इज लाइफ। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। हम जितना ऐड करेंगे उतना हमें माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये बेसिकली तभी बैलेंस हो पाएगी इक्वेशन। तो यही हमारा संसार भी है, जो हम संसार को देंगे ना, लौट के वही वापस आना है। आप चाहे अच्छे कर्म करो वो भी वापस आएंगे, बुरे कर्म करोगे वो भी वापस आएंगे। तो मैथ्स से तो मैंने ये सीखा है। अच्छा। सब कुछ बैलेंस कर देता है। एसएससी एग्जाम्स यदि मूवी होती तो कौन सा जॉनर होता? सस्पेंस मूवी होती है। इसमें बच्चे जब एग्जाम देते हैं, प्री क्वालिफाई हो जाता है, मेंस क्वालिफाई हो जाता है, और फिर लास्ट में मेरिट लगती है, उसके बाद में फिर अपॉइंटमेंट लेटर आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक अपॉइंटमेंट लेटर ना आ जाए ना, तब तक ये मान के कंटिन्यू रखो तैयारी को कि आपकी कोई जॉब नहीं लगी है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिनका प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर अटक गया, फिर वो री एग्जाम हुआ दोबारा से। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता क्योंकि है, वहां पे वेरिफिकेशन भी होती है ना। हाँ। तो वो कई बार पता नहीं होता आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होनी हुआ, है, क्या गलती कहाँ हुई, क्योंकि वेरिफिकेशन में गलतियां भी हो जाती हैं, तो वो आपको नहीं पता चलेगी, तो फिर आपको तो दोबारा देना है। तो ये तो सस्पेंस मूवी है। हार्ड वर्क भी काम करता है, लक भी काम करता है, सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अच्छा, लास्ट इस पे खत्म करते हैं रैपिड फायर को, कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे एग्जाम में करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और किसी एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, हाँ, वो आगे तो, नहीं बढ़ते। वो तो शायद सबके साथ है आजकल। हाँ। मतलब आजकल क्या शुरू से ही है, और हमारे साथ भी था। ज्यादातर ये उन लोगों के साथ होता है जिनको अच्छी नॉलेज है। मैथ्स का कोई क्वेश्चन आया पहला, नहीं हुआ, उसी पे अटक के बोला आज तो हम इसे ही करेंगे, तो फिर वही होगा, पेपर नहीं होगा। यार ये तो ना फिर वो अपने ईगो पे ले लेते हैं, यार ये तो मुझे आता था। नहीं, मैं भी मैथ्स का टीचर हूँ। अगर मैं पेपर देने बैठूंगा तो अगर मेरे से पहला क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं उस टाइम पे लड़ूंगा नहीं। वो सही टाइम नहीं है लड़ने का, घर पे था सही टाइम, उस टाइम पे उसको साइड से निकल जाऊंगा। स्किप एंड गो रूल। आप वीडियोस भी बनाते हैं, है ना, और मैंने देखा है कि सबसे वायरल वीडियोस आपकी वो होती है जहाँ पे आप बच्चों की हेल्प कर रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर तक अंदर पहुंचाने के लिए। तो ये आप इनसे क्या एक सीख है जो बच्चों को देना चाहते हैं? अभी कोविड टाइम में क्या हुआ था कि हम लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए थे पूरा का पूरा। बच्चों से जो फेस टू फेस इंटरेक्शन वो जीरो हो गया था। तो मैंने एग्जाम था एसएससी का, तो मैंने प्लान किया कि टीम के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे चलते हैं, बच्चों से फेस टू फेस मिलेंगे, बातें करेंगे और थोड़ा सा उनको मोटिवेट करेंगे वहीं पे। तो वैसे ही हमने किया, भी सेंटर पे गए, और ये एग्जाम था एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम, जिसे प्री क्वालिफाई करके बच्चा देता है। तो जो भी बच्चा आ रहा है वो अच्छा पढ़ा हुआ तो है, प्री क्वालिफाई किया हुआ है। तो एग्जामिनेशन सेंटर का गेट बंद हो गया, हम वहीं पे खड़े हैं। उस टाइम पे एक बच्चा ऑटो से उतर के भाग के आ रहा है, चंडीगढ़ का बच्चा, और वो आता है, 1 मिनट लेट हुआ, वो गेट बंद हो गया। अब गलती तो है उसकी, नो डाउट, बट मैं वहीं खड़ा हूं। एज ए टीचर मैं ये नहीं देख सकता था। तो मैंने रिक्वेस्ट करना शुरू किया, जैसा आपने देखा भी होगा उस वीडियो में, मैं खुद हाथ जोड़ रहा हूँ सेंटर वाले के। मैं कहा भाई इसको ले लो, ये कोई प्री का एग्जाम नहीं है कि ठीक है कोई मेहनत नहीं की है, मेंस का एग्जाम है, प्री क्वालिफाई करके बच्चा आया है, पूरी साल खराब हो जाएगी। और लकीली उन्होंने ना मेरी बात मान भी ली, उस बच्चे की जैसे तैसे एंट्री करवा दी, है ना। बट हर कोई इतना लकी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। मैंने और दूसरी वीडियो भी देखी है जहाँ पे आप भी निराश हो, बच्चे भी निराश है, पेरेंट्स भी निराश है कि यार अब तो पूरा साल बर्बाद हो गया। अभी रिसेंटली जो वीडियो थी, मैंने उसमें भी कोशिश की, बट मैं एंट्री नहीं करा पाया। तो हर कोई इतना लकी नहीं होता हर बार, हर किसी को बार बार मौका नहीं मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जो टाइम दिया जाए उससे पहले पहुंचना है। मतलब मैं तो कहता हूं कि ठीक है, अगर एंट्री नहीं भी हुई तो ये एक अच्छा लेसन है कि भैया टाइम, 1 मिनट की भी कीमत इतनी है कि आपका 1 साल खराब कर सकती है। नहीं, क्योंकि आप ऐसी जॉब्स के लिए बैठ रहे हो जहां पे डिसिप्लिन पहली चीजें तो सिखाई जाती है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, ऑर्डर मानना है, पूछना नहीं है, बट दैट इज अ डिसिप्लिन जो हमारे पेरेंट्स ने भी हमको सिखाया
कि जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो करना है, मुझसे पूछना नहीं है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। करेक्ट। और सेम चीज हमने तो आर्मी की जितने भी सब कुछ देखा है वो यही देखा है, वहां पे तो भैया ऑर्डर देने वाला चाहिए। अगर आप मुझसे कहो कि मेरे लिए किसी कैंडिडेट का डिसिप्लिन होना ज़्यादा जरूरी है या सिलेक्शन ज़्यादा जरूरी है, तो मैं कहूँगा डिसिप्लिन होना ज़्यादा जरूरी है। सिलेक्शन तो उसका बाई प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, और जैसे आपने कहा कि क्वालिफाइंग एग्जाम्स जो है जैसे प्री है, तो ये सबसे ज्यादा फेलियर रेट जो है वो यहीं पर ही है, ऐसा क्यों? एक तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी ये डिपेंड करता है, और कट ऑफ ज्यादा जाती है ना। फॉर्म जितने फिल हुए हैं, वैकेंसीज जितनी हैं, उसके रेशियो पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं एसएससी की ही बात करूं तो तकरीबन 45 से 50 लाख फॉर्म्स फिल होते हैं और 8 to 10,000 वैकेंसीज होती हैं बस। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं होता है और कई सालों तक नहीं हो पाता है, उसके बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि वो फॉर्म तो फिल कर दिया उन्होंने, ना सिलेबस देखा ना कुछ देखा, सीधा पढ़ना शुरू कर दिया, और ऐसा वो बार बार कर रहे हैं। तो वो तो सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे ना। मेहनत हर कोई करना चाहता है, लेकिन सफल उसी की होती है जो सही दिशा में मेहनत करता है। और सही दिशा क्या है? आप फॉर्म फिल कीजिए, सिलेबस देखिए और उसी दिशा में पढ़ाई शुरू कीजिए। तो अब इसी से पढ़ाई, आपने कहा पढ़ाई शुरू कीजिए, तो पढ़ाई शुरू कब करनी है? 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद? क्योंकि हर पेपर में क्वालिफिकेशन अलग है, कुछ पेपर्स में 10th और 12th भी क्वालिफिकेशन है, कुछ में ग्रेजुएशन भी चाहिए। तो पढ़ाई कब शुरू करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एकेडमिक जो बच्चा नॉलेज लेता है वो आप उसको सब्जेक्टिव नॉलेज देता है, अच्छी नॉलेज देता है। कंपटीशन में सिनेरियो अलग होता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें होते हैं, कम टाइम होता है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है उसके लिए कि आपको ऑप्शन से कैसे करना है। तो अगर मैं एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का एग्जाम्पल ले लूँ, तो मान लीजिए सीजीएल एग्जाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसे बच्चा एलिजिबल होता है देने के लिए ग्रेजुएशन के बाद। अब एक कैंडिडेट है जिसने ग्रेजुएशन में ही तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेजुएशन में फॉर एग्जांपल उसके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, उसने एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर लिया कि कंपटीशन का मैं पढ़ूंगा। ठीक है, वो क्या करेगा कि जैसे ग्रेजुएट हुआ पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लेगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। शिवम है एक कैंडिडेट, वो अभी एएसओ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ठीक है, 18 ईयर्स का ही मेरे पास आ गया था, उसने तैयारी शुरू की और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया। सबसे कम एज का कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट ऐसा है जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करेगा, 2 साल कोचिंग करेगा, पढ़ाई करेगा, उसके बाद जॉब लेगा। वो तो ऑलरेडी 2 साल जूनियर हो गया उससे, अपने सेम क्लासमेट से। तो मेरा सजेशन ये है कि जब करना यही है तो ग्रेजुएशन के साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और मैं तो एक सजेशन ये भी दूंगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है तो भैया ग्रेजुएशन कर लो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 2 साल मत लगाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब जाना ही इसी में है तो आप उसके साथ साथ अपना टाइम बचाओ। जितना जल्दी जॉब लगोगे उतना ज्यादा पीक पकड़ेगा आपका करियर। वो तो है ही, क्योंकि इसमें तो ईयर ऑफ सर्विस का है सबसे बड़ा जो रोल है। वो सारा खेल है कि आपको इसी एज में सब कुछ करना है। वो कहते हैं ना कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है उम्र के सिवा। क्या बात है। तो जो करना है जल्दी करना है। हाँ, आपने कितनी अच्छी मोटिवेशन बताई। तो क्या आप बच्चों को केवल मैथ्स पढ़ाते हो या कुछ और भी चल रहा है साथ में? मैथ्स के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मैथ्स का टीचर तो आपका हूँ ही, साथ साथ मैं लाइफ कोच भी हूँ। मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि आपको ये बताया जाए कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। जो अच्छा इंसान होगा, एक अच्छा ऑफिसर बनने की सबसे पहली शर्त एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि आप ऑफिसर बनने के बाद ना जिस कुर्सी पर बैठो ना, उसके साथ आप न्याय कर पाओ। उस कुर्सी से आपकी पहचान ना हो, आपसे उस कुर्सी की पहचान हो। EQ भी बहुत जरूरी है। हाँ। तो ये जो, क्योंकि मेरा एक सवाल था मेरे दिमाग में कि हम ऐसी जॉब की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें ऑर्डर लेना है, बट फिर भी हमारा इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे एज एन इंस्पेक्टर ऊपर ऑर्डर IPS से आ रहा है, हमें नीचे इम्प्लीमेंट करना है और हमें अपने जूनियर्स को बताना है और वो पब्लिक में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें वहाँ पे इमोशनल क्वेश्चन बहुत काम करता है कि हमें ये भी देखना है कि हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। कई बार आउट ऑफ द लाइन जाके भी काम करना पड़ता है। एक बार तो ऐसे ही हुआ था कि एक कांस्टेबल को थोड़ा सा कुछ इंजरी हो गई थी, पेट्रोलिंग में थे हम लोग। तो मैंने कॉल किया हेडक्वार्टर में, ठीक है वेट कीजिए, आप वायरलेस पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, उसको ब्लीडिंग हो रही है,
तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आ रहे हैं, इतने में तो मैंने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया आउट ऑफ द लाइन काम करके। तो आपको इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो गाइडलाइंस हैं लाइन टू लाइन ही काम करें, आप उस टाइम पे देखिए कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। और अपने एक पद पे रहते हुए ना, आपको अहम नहीं बल्कि लोगों के लिए काम करना है। वो पद नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन से चालू कर लो, जब हम CGL की बात कर रहे हैं, है ना, तो मैं कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ या मैं पूरा सब सब्जेक्ट इकट्ठे स्टार्ट करूँ? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ? अगर ग्रेजुएशन टाइम में तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक सब्जेक्ट से शुरुआत करें, क्योंकि सारा सब्जेक्ट आप एक साथ करेंगे तो आपको फिर वो अलग ही सेगमेंट बन जाएगा आपका। तो आपको 2-3 साल तक इस तरह से तैयारी करनी कि आपने एक सेगमेंट 6 महीने के लिए पकड़ लिया, एक सेगमेंट 6 महीने के लिए पकड़ लिया, और जब तक ग्रेजुएशन हुई आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप सारे सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली एक साथ पढ़ने हैं, तब तो पढ़ने ही फिर तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। चॉइस नहीं है कि वो जितना लेट करोगे उतना आपका हाँ, टाइम उसमें इन्वेस्ट होता चला जाएगा। करेक्ट। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं सजेशन दूंगा कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है पहले उसको उठा लो। कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है, पहले तो थोड़ा सा हम उस पर भी डीप जाते हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज से या पब्लिक स्कूल से पढ़ रहे हैं उनके लिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है? अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, मतलब 10th के बाद से ही स्टार्ट हो जाती हैं। बट प्रॉब्लम ये है, हमें स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया ही नहीं जाता है। वही तो मेरा तो मोटिव यही है कि मैं यहाँ पे कोई देखे, ये कोई 10वीं पास बच्चा या 12वीं पास बच्चा देख रहा है और वो स्टक है। बहुत सारे बच्चे तो स्टक है, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है, मैं 12वीं के बाद प्यून लग जाऊंगा और क्या कर लूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं है। करेक्ट। तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे सबसे पहले तो यही एजुकेशन दी जानी चाहिए कि आप 10th करके इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, 12th करके आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, और ग्रेजुएशन करके आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अलग से प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, और अभी हम लोगों ने रिसेंटली शुरू भी किया है, स्कूल्स में जा के हम ये बता रहे हैं। हाँ, तो एटलीस्ट बच्चा जब तैयारी करने बैठे उसको ये तो पता हो कि मैं किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। नहीं तो 1-2 साल बाद उसको जाके पता चलता अच्छा ये एग्जाम मुझे देना था लेकिन मैं गलत एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। तो सबसे पहले तो यही जरूरी है, जिस ग्राउंड में उसको खेलना है उसके बारे में तो पता हो कि क्या क्या इसके लिए योग्यताएं चाहिए। नहीं तो बच्चा 3-4 साल तक गलत एग्जाम के लिए तैयारी करता रहता है, उसकी एज का जो मेन टाइम है ना वो निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10th के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, SSC के थ्रू, रेलवे के थ्रू बच्चे मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, SSC GD का एग्जाम होता है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, चाहे वो BSF हो, CISF हो, SSF, असम राइफल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनमें जो कॉन्स्टेबल्स जाते हैं वो सभी 10th लेवल पे ही एग्जाम पे जाते हैं। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है वो सब 10th लेवल पे जाता है। ओके। तो जिसको सबसे पहले जॉब जरूरी है ना उसको 10th के बाद एग्जाम दे देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पहले नौकरी और फिर नहीं, वो नहीं पहले नौकरी और फिर पसंद की नौकरी जरूरी है। हम जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना, हम ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते पढ़ते ना, मतलब ये जो एज है ना 18 से 25 साल की, इसी में पढ़ते पढ़ते अपना करियर भी बनाना है, फैमिली को भी देखना है, और अपना लव लाइफ भी यही है। और आजकल तो मैं मतलब कुछ 10-15 साल पहले तो इतनी नॉलेज अवेलेबल भी नहीं थी इंटरनेट पे। हाँ। आजकल तो अब तो बहुत है, बहुत अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि केवल एजुकेटेड लोगों के लिए ही अवेलेबल है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। आप एक मिस्त्री है, वो सब कुछ देख रहा है जो आप देख रहे हैं। करेक्ट है। तो नॉलेज पूरी है, और उनकी लैंग्वेज में भी है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी लैंग्वेज में है, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा। यदि आप सभी लैंग्वेजेस में, सब लैंग्वेज में, सब टीचर्स एंड सब स्टूडेंट्स जिन्होंने पास कर लिया वो सब इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आप सीख सकते हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आपके लिए। तो 10th के बाद में तो ये ऑप्शंस हैं। 12th के बाद में जितनी क्लरिकल पोस्ट होती है ना, बैंक क्लर्क हो गया और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो क्लरिकल डिपार्टमेंट हो गया, सभी 12th लेवल पे जाते हैं। ओके। और आफ्टर ग्रेजुएशन आप सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पद पे चले जाते हैं, लाइक सब इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, CBI में सब इंस्पेक्टर हो गया, NIA में सब इंस्पेक्टर हो गया, GST इन कस्टम इंस्पेक्टर हो गया, है ना। ये जितनी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं ना,
एंड ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद ही आप इंडिया के ना किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में बैठ सकते हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, सरकारी हाँ, सरकारी एग्जाम से बैठ सकते हो। तो ये चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है अर्ली सिलेक्शन भी खराब होता है किसी किसी के लिए। मतलब मैं ये भी कहूँगा, हाँ, वो बहुत बड़ा कर सकता था लेकिन उसकी जॉब लग गई, इस वजह से उसके पास अब टाइम नहीं है पढ़ने का, वो बड़ा नहीं कर पा रहा है। तो अर्ली सिलेक्शन भी कई बार नुकसानदायक होता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया में खासतौर से घर हमारे चलाना है तो यार सबसे करना पहले यार पड़ेगा। जॉब लगे ना आप ले लो। कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो कहते हैं सर मुझे ना ये वाली जॉब नहीं करनी है। अरे भाई तू पहले लेके दिखा हाँ। तब माने। तो ये चीज़ है। हाँ, क्योंकि हमें कई बार अपनी पोटेंशियल भी नहीं पता होती। हाँ, सबसे ज़्यादा जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, सब बच्चों के साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, कि उनको अपनी पोटेंशियल नहीं पता। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इतनी ज़रूरी होती है। कई बार हमें लगता है कि मैं ये एग्जाम भी दे दूंगा, मैं क्लियर कर लूंगा, बट यही नहीं क्लियर हो पाता। हाँ, करेक्ट। मैं वहां तक अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं ना। बिल्कुल करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हाँ। एक ही बार में लेनी है, एक ही साल में लेनी है, एक रूल है वो अप्लाई कर लो। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता है वीकली, और भी साइट्स हैं जिसपे एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है, हम भी टीचर्स बताते रहते हैं। पूरे एक साल तक ना आप जिस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो वो सारे फॉर्म्स फिल करो, और सभी की एक कॉमन तैयारी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 5-10%, उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। हर हफ्ते पेपर देने जाओ। मैं तो कहता हूँ एक साल में जॉब लग जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन सा फॉर्म मुझे फिल करना है। जितनी कम बॉल्स खेलोगे उतने कम सिक्स लगेंगे जितने ज्यादा बॉल्स खेलोगे उतने ज्यादा सिक्स लगेंगे। सिंपल सी बात है। वही वाली, ये तो एक तरीके से मॉक टेस्ट हो गया ना। हाँ, आप मॉक टेस्ट जब ट्यूशन में ले रहे हो, हाँ, उससे पहले आपने पेपर्स ही दे लिए, और आपको वहाँ समझ में आ रहा है कि मेरे टाइम मैनेजमेंट, मेरा डिसिप्लिन, और मुझे क्या तैयारी करनी है, मैं कहाँ वीक हूँ, वो भी मालूम चल जाएगा। जैसे हम लोगों ने भी कैट दिया था, हमने अपनी MBA करी थी तो कैट दिया था, राइट। तो पहली बार में नहीं होता। हाँ, पहली बार यही देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप कहाँ कौन सेक्शन में वीक हो। करेक्ट। कम से कम आपको पता हो चले। वही बात है कि मेरे को लग रहा है यार नहीं मैं तो फोड़ दूंगा मैं, बट फोड़ भी नहीं पाता। मेरे को लगता है यार फिर ये क्या हुआ मेरे साथ। हाँ, दो तो सही, शुरुआत तो करो। सबसे बुरा पल होता है वो कि जब बच्चा कुछ एग्जाम्स इसलिए छोड़ देता है कि उसको नहीं करना है, और जो करना है वो हो नहीं पाता। हाँ, जिंदगी भर पछतावे में निकल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी बहुत सारे UPSC की जो तैयारी करवाते हैं, सिविल सर्विसेज की, वो कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो उनको पढ़ाते हैं, वो एक बोलते हैं कि कई बच्चे तो 10-10 साल लगा देते हैं। कह रहे तुमसे नहीं निकल रहा तो कुछ और सोचो ना, आप क्यों हो गए अपनी लाइफ में। पंचवर्षीय योजना बना के नहीं बैठना है। हाँ, बिल्कुल। जब स्टार्ट करो प्रिपरेशन, अपने आप को खुद टाइम बाउंड दो कि मेरे पास ये 2 साल हैं, इसमें हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ और करूंगा। बड़ा पेनफुल होता है जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में बच्चा 10 साल निकाल देता है और उसके बाद वो किसी लायक नहीं रहता। मोटिवेशन बहुत नीचे है एक तो। हाँ, ये लगता है मैं अब कुछ करने लायक ही नहीं रहा। हाँ, तो अपने आप को एक लिमिटेड टाइम दो। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो कैंडिडेट अपने आप को लिमिटेड टाइम देता है ना, वो उस लिमिटेड टाइम में अच्छा कर लेता है। जिसने ये कहा ना कि आज तो मेरी एज 19 साल ही है और 32 साल तक मैं एग्जाम दे सकता हूँ, तो यार पूरी जिंदगी एग्जाम ही देते रहोगे क्या? लाइफ में कुछ करना नहीं है क्या? 32 साल 30 साल में लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठ जाते हैं। मेरे ना एक गेस्ट आए थे, अरुण पंडित हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। कहते मेरी कंपनी में केवल प्लान ए होता है, मेरी कंपनी में प्लान बी होता ही नहीं। क्योंकि यदि प्लान बी होगा तो आप जरूर जाओगे उसके पास। करेक्ट। यदि प्लान ए ही है तो सोचोगे ही नहीं प्लान बी के लिए। पर्सपेक्टिव है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आप प्लान ए पे तैयारी करो पूरी, नहीं होता तो फिर आप कुछ नया सोचो कि अच्छा मेरे, जैसे आपने कहा टाइम बाउंड रखो, टाइम बाउंड रखोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत जरूरी है। उसमें भी ये है कि टाइम बाउंड में कि जब टाइम आपका खत्म हो, अपने आप से सवाल करो कि जितना मैं दे सकता था क्या मैंने उतना दिया। इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। हाँ, एग्जैक्टली। खुद बैठ के ये नहीं सोचते कि मेरी कमी कहाँ पर है, क्योंकि हर किसी को अपनी कमी देखने में ना बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। आप मुझे कोई फीडबैक दोगे ना तो पहली बार तो मुझे पिंच होगा ही होगा कि भाई क्या मैं इतना बुरा हूँ, मैं ये नहीं कर पाया, मेरी ये गलती है। आप बहुत सारी वेब सीरीज है उनको देखो तो आपको दोनों तरीके के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। कुछ इंट्रोस्पेक्शन में वो अपने आप को समझ पाते हैं, वो चेंज कर लेते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ इंट्रोस्पेक्शन में कहते हैं नहीं मैं तो बहुत ऊपर हूँ। नहीं तो जो मान जाता है वो सक्सेस हो जाता है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैं मेहनत करके भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ,
तो यार मैं पूछता हूँ उनसे यूजुअली कि अपना दिन कितने बजे शुरू करते हो? वो कहते हैं मैं सुबह 7 बजे, कोई कहता है मैं 6 बजे, कोई कहता है मैं 9 बजे शुरू करता हूँ। मैं कहा नहीं, सबका गलत आंसर है। दिन की शुरुआत होती है रात को सो के। आप रात को कितना जल्दी सो रहे हैं उससे आपके दिन की शुरुआत हो रही है, ना कि सुबह जग के। आप सो रहे हो रात को 1 बजे, आप अपने साथ ओवर कमिटमेंट कर रहे हो कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूं अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो एक पर्सन के साथ किया हुआ प्रॉमिस हमेशा निभाना। जिंदगी में हमेशा कामयाबी मिलेगी, और वो है हम खुद। अपने साथ जो प्रॉमिस किया है ना, वो कभी फेल मत करना। जिंदगी में ना तो कभी गिल्ट महसूस होगा, जिंदगी में ना कभी ये लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया है। कभी आपको, आप उस चीज को पालें चाहे ना पा पाए, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। हाँ, आप दिन की शुरुआत कितने बजे भी करो, एटलीस्ट अपने साथ झूठ मत बोलो कि मैं 5 बजे उठ जाऊंगा। आप 9 बजे उठ सकते हो, आप भैया 9 बजे का अलार्म लगा लो। हाँ। 9 बजे उठ जाओ, तो आप पूरे दिन गिल्ट में नहीं रहोगे। नहीं तो पूरा दिन गिल्ट में जाता है कि यार 5 बजे उठना था, मैं उठ ही नहीं पाया। वो सारा दिन खराब जाएगा। सारा दिन खराब जाएगा। हाँ, क्योंकि ये लगेगा कि यार मेरा तो 4 घंटे वेस्ट हो गए। अब वो 4 घंटे वेस्ट सोचते जा रहे हो। हाँ। और 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो। मतलब कभी टाइट शेड्यूल भी मत बनाओ। हाँ, नहीं इतना उसमें दो तरह की breathing का स्पेस रखो। 2 तरह की साइकिल होती हैं, एक पॉजिटिव साइकिल, एक नेगेटिव साइकिल। हमने अपने शेड्यूल बहुत टाइट बना दिया कि इतने से इतने तक ये करूंगा, इतने से इतने तक ये करूंगा, और शाम को पता चला हम उसमें से कुछ भी नहीं कर पाए। फिर गिल्ट में चले गए, अगले दिन और कम काम कर पाए। तो स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। आप छोटी सी चीज़ों से स्टार्ट करो कि मैं आज इतना करूंगा, उसको करो। शाम को अपने आप को शाबाशी दो, अगले दिन और ज़्यादा काम करो। तो पॉजिटिव साइकिल में हमें आना है बेसिकली। अभी आपने जैसे संदीप जब बात कर रहे थे ना हम, तो मुझे लगा कि एक सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा एंगल है जहाँ पे लोगों का टाइम बहुत जाता है आजकल। आपके पास भी इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो ये ट्रेंड है सोशल मीडिया का, तो ये आप कैसे उनको डिसिप्लिन कर रहे हैं, या उनको क्या समझाते हैं कि रील वो चला रहे हैं या रील उनको चला रही है? एक्चुअली वी आर नॉट प्लेइंग द रील्स, रील्स आर प्लेइंग अस। हाँ। तो हम शुरुआत में रील्स को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। पहले तो ऐसा होता था सोशल मीडिया पे कि एक जगह पे जाकर रील्स रुक जाती थी। अभी ये ना इन्फिनिटी वाला हो गया है। क्योंकि हम भी बना रहे हैं ना, आप और मैं भी बना रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली। तो इस रील को भी देख रहे होंगे तो स्क्रॉल करते करते उनके सामने आई होगी, है ना। तो रील्स देखे जा रहे हैं। वो 10 सेकंड की रील देखनी शुरू की, 10 मिनट 10 घंटे कब बीत गए पता भी नहीं चलता। तो रील्स बेसिकली हमें प्ले कर रही है। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। और रील्स देखना बुरी बात नहीं है, अच्छा कंटेंट देखो ना आप। नहीं, कंटेंट मैं कह रहा हूँ, आपको यदि डोपामाइन चाहिए भी, हाँ, तो आप देखो, बट एक टाइम बाउंड, जैसे हमने कहा ना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब मेरे को पता है कि मैंने 10 मिनट ही देखना है, क्योंकि मुझे एक रेस्ट चाहिए, मुझे अपना डोपामाइन हाई करना है, तो मैं देख रहा हूँ। बट वो 10 मिनट का 10 घंटे न मत बनाओ, क्योंकि वो बन जाता है। मेरे लिए भी ट्रू है। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन सबके पास है, बट वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आप करियर बनाने की सोच रहे हो, तो ये आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। ये डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा है, और उस समय जो आपका फोकस है ना, वो करियर है उस समय। मैं तो कहता हूँ जब पढ़ने बैठो ना, तो सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दो ना। मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दो। ऐसा कुछ नहीं होना। यदि आप घर पे बैठे हो तो पेरेंट्स आपके पास ही हैं। कुछ नहीं होना जो कि धरती निकल गई, आसमान आ गया, कुछ नहीं होना है ऐसा। कई बार हमारे केस में ऐसा होता है कि मान लो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चा मोबाइल पे ही वीडियो देख रहा है या लैपटॉप में वीडियो देख रहा है, तो उस टाइम पे ठीक है, नोटिफिकेशन बाकी चीजों को ऑफ कर दो। नहीं तो बच्चा, कई बार ऐसा होता है, बच्चा क्लास देख रहा है, क्लास देखते देखते नोटिफिकेशन आया, और आजकल थंबनेल इतने क्रिएटिव बनते हैं, ये क्या हो गया जाने अभी। तो उसमें क्लिक करना पड़ता है उसको, फिर वो क्लास से आउट। और जब वो एक रील के लिए गया, वो कब 10 रील देख लेता है, कब 100 रील देख लेता है, कब 1000 रील देख लेता है। आई एम टेलिंग यू, 1000, यस, इट इज ट्रू। उसको पता ही नहीं चलता। वो तो नहीं चलता। बाद में फिर वो इतना थकाव महसूस करता है, सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, कहता है अब मुझे सोना है। तो यही डोपामाइन तो हिट कर गया ना। वो तो अब एक्सट्रीम पे जाके वापस लो हो गया। जब लो हो गया तो एनर्जी खत्म हो गई, तो अब लगता है यार तो कल देखेंगे। वो कल मैं तो कहता हूँ डोपामाइन रिलीज करना है ना, तो बुक्स के थ्रू करो। बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छा, वो तो है ही। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मैं उसके लिए एक रैपिड फायर वेरी क्विक, हाँ, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझ में आए कि उन्हें फोकस कहाँ करना है ना। तो मोटिवेशन या कंसिस्टेंसी? मोटिवेशन इज ओवररेटेड
कंसिस्टेंसी इज अंडररेटेड। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं एंड फिर सब कुछ अच्छा होता है। सही है। एक्यूरेसी या स्पीड? ऑब्वियसली एक्यूरेसी। उस स्पीड का कोई फायदा नहीं है जिसमें एक्यूरेसी नहीं है। सही है। सेल्फ मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन? ऑब्वियसली सेल्फ मोटिवेशन। हमने अभी बात भी करी थी इसके बारे में ना। टैलेंट और हार्डवर्क? हार्डवर्क टैलेंट को बीट कर सकता है। वो तो हाँ, मैंने देखा। टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन हार्डवर्क जो करता है ना उसके सामने सब घुटने टेकते हैं, चाहे वो लक हो चाहे टैलेंट हो। बहुत सारे बच्चे आते होंगे, ग्रुप स्टडी करे या सोलो स्टडी करे, क्या? कंपटीशन के मामले में मैं सजेस्ट करूंगा ग्रुप स्टडी को, क्योंकि उसमें पता चलता है हमें कि हमारे साथ वाला कितना आगे हमसे निकल रहा है, कितना पीछे निकला, तो कंपटीशन देखना पड़ता है। अगर आप कंपटीशन की स्टडी को आइसोलेशन में करेंगे ना तो आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं कंपटीशन में। तो ये चीज हम वीडियोस भी बना रहे हैं और हम क्लास में भी पढ़ाते हैं। डिजिटल ट्रेनिंग या ट्रेडिशनल ट्रेनिंग? इसको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है मेरे लिए। तो अभी रिसेंटली मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाना शुरू किया है, तो हम हाइब्रिड मॉडल पे पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन का कैंडिडेट है ना, बिल्कुल जो स्टार्टिंग कर रहा है कंपटीशन की, उसको पढ़ना चाहिए ऑफलाइन, ट्रेडिशनल स्टडी करनी चाहिए। जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, एक लेवल ऊपर है, वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं ना जो क्लियर कर लेते हैं विदाउट कोचिंग, वो केवल डिजिटल क्लासेस लेके, हाँ, वीडियोस देख के। मैं कह रहा हूँ क्लासेस भी नहीं, उन्होंने पैसा भी नहीं खर्च करा, डिजिटल वीडियोस देखकर बड़ा मजा आता है उन लोगों की स्टोरी सुन के कि यार इस बच्चे ने केवल वीडियोस देख देख के पढ़ाई कर ली। उस कैंडिडेट में पहले से पोटेंशियल था, टैलेंट भी है ना, हार्डवर्क कर लिया उसने, बट टैलेंट भी था। करेक्ट। जो अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए तो ट्रेडिशनल जो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ट्रेडिशनल मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है। ग्रेड्स या नॉलेज? ऑब्वियसली नॉलेज। उन ग्रेड्स का कोई फायदा नहीं है जिसमें नॉलेज ना हो। कोविड पास आउट जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ग्रेड्स मिली हैं। मैं इस बात को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सब कभी ऑफेंसिव हो जाए सबके सब, कोई नहीं, वो भी देख लेंगे। लेकिन ग्रेड्स मिली, जरूरी नहीं है कि वो नॉलेज के बराबर मिली। तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। नॉलेज होती है तो हम कुछ भी कर लेते हैं। हर जगह हम माथे पे ग्रेड्स लिखवा के तो नहीं घूमेंगे। एक मेरा लास्ट इसका रैपिड फायर का बहुत ही डिफरेंट है, हेल्थ या करियर? हेल्थ और करियर ना दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब आप किसी एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने करियर पे ज्यादा ध्यान दिया, हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं इस तरह से कहूंगा कि अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप हेल्थ को अच्छा मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो जो कंधे पे स्टार लगेंगे वो कहाँ लगाओगे, कंधा ही नहीं होगा। तो हेल्थ और करियर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक पैरेलल लाइन में चलते हैं। आप किसी एक को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बैलेंस बनाना होगा दोनों में। आपकी कुछ टिप्स जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की या और गवर्नमेंट जॉब की, कुछ ऐसी टिप्स जो आप सब बच्चों को देते भी हैं, या कोई नई टिप्स हो, 3-4 टिप्स जिनसे उनको लगे कि हाँ मतलब हमें करना है, हमें मोटिवेशन भी मिले और इन ये चीज़ करूँगा तो मेरा जल्दी पेपर क्लियर हो जाएगा? पहली बार में अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है तो स्टेप वाइज चलते हैं। फॉर्म फिल कीजिए, मतलब एग्जाम को टारगेट कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, सिलेबस चेक कीजिए, अच्छा टीचर ढूंढिए। मल्टीपल टीचर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो कीजिए जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, जिससे कैंडिडेट्स पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। कंपटीशन के मामले में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं कहूँगा, बच्चे पूछते हैं कौन सी बुक पढ़ें, मैं तो कहता हूँ कोई बुक मत पढ़ो। जितनी भी बुक्स है ना, सबकी मदर बुक होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स। जितने भी हम टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, सब रेफरेंस ले रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। जो भी बोर्ड एग्जाम बना रहा है ना, कहाँ से रेफरेंस ले रहा है? प्रीवियस ईयर पेपर से। सिर्फ एक बच्चा ही है जो वो नहीं पढ़ता वो कुछ और ही पढ़ रहा है। उसको बताए, उसको बुक्स बाजार में बुक्स भी अवेलेबल है ना, जो कहता है कि ये पढ़ लोगे तो हम आपको एक फर्स्ट टाइम में पास करा देंगे। और वो रेफरेंस कहाँ से लिया है? वो प्रीवियस ईयर पेपर से। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपने जब ये देख लिया कि सिलेबस ये है, आपने टीचर डिसाइड कर लिया, टीचर आपको गाइड कर रहा है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, है ना, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट भी कौन से? प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी होते हैं एसएससी के और गवर्नमेंट जॉब्स के, उनको ही मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो कहाँ से लेंगे? नहीं, वो तो कंटेंट तो वही है। तो उनको लगाओ। और इसका भी एक रूल है,
मैं तो कहता हूँ 6 महीने की स्टडी होती है एसएससी की, मान लो आप 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। पहले महीने में हफ्ते में 1 मॉक लगाओ, दूसरे महीने में हफ्ते में 2 मॉक लगाओ, तीसरे महीने में हफ्ते में 3, छठे महीने में ऐसे ही कर दे, हफ्ते में 6 मॉक, और 7वां महीने जब आएगा आप हर दिन मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे डेली। बस फिर क्या करना है आपको, एक दिन घर पे मॉक टेस्ट नहीं देना है, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके मॉक टेस्ट देना है। आपको ना ये प्रेशर भी फील नहीं होगा कि हम पेपर देने आए हैं, और आपकी जॉब भी लग जाएगी, क्योंकि आप हर रोज देते आ रहे हो। हाँ। और हर रोज अपना इंटेंसिटी बढ़ा भी रहे हो हर हफ्ते। हाँ। तो आपको लगेगा ये तो कि ठीक है, तो मैं हर रोज ही तो दे रहा था, मैं कुछ नया थोड़ा ना करने आया हूँ यहाँ पे। तो सीधा फॉर्म फिल कीजिए, सिलेबस देखिए, अच्छा टीचर चूज कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, और मॉक टेस्ट दीजिए, और सिलेक्शन लीजिए। और कोई किताब की जरूरत नहीं है। और ये आपका 888 रूल क्या है टॉपर्स के लिए? 888 रूल बेसिकली हमारे पास 24 घंटे होते हैं दिन में, जो भी करना है इन 24 घंटों में ही करना है। कुछ लोग इसमें बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसको अगर हम अच्छे से डिवाइड करें ना, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लाइक 888 रूल ये है कि 24 घंटे को हमने 8-8-8 में डिवाइड कर दिया, कि 8 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे हम एंटरटेनमेंट की चीज़ें करेंगे, चाहे वो हम मूवी देख रहे हैं, चाहे वो हम ठीक है गेम्स खेल रहे हैं, आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, और 8 घंटे हमारे डेली रूटीन के हो गए। सोना उसमें इंक्लूड हो गया है ना, 8 घंटे 7 घंटे का 8 घंटे का, ये सब चीज़ें। तो अगर इस रेशो में पूरा दिन बिताया जाता है तो सिलेक्शन के हाई चांसेस हो जाते हैं। कई बार बच्चे पूछते भी हैं, सर कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, है ना। इसी से मुझे ध्यान आया, मैं तो कहता हूँ अगर कोई कैंडिडेट पूछ रहा है ना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसको मैं कहता हूँ तू पढ़ ही मत। हाँ, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, क्योंकि उसका फोकस नहीं है। वो ये जानना चाह रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए कि मैं पेपर क्लियर कर सकूं। वो मोटिवेशन अंदर से नहीं आया अभी। मैं अगर कहूँ कि मैं एक ऐसे एजुकेटर हूँ, आई एम एन एजुकेटर नाइदर बाई चांस नॉर बाई चॉइस बट एन एजुकेटर बाई पैशन। तो भैया मैं 12-12 घंटे पढ़ाता हूँ, मुझे 1 सेकंड भी फील नहीं होता कि मैं, और खड़े होके पढ़ाते हैं कि ठीक है मैं थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पैशन और मेरा प्रोफेशन दोनों एक है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जब एंजॉय कर रहे हैं आप यदि स्टडीज भी एंजॉय करोगे ना, और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, वो एक अलग से दिखते हैं। संदीप क्लास में भी दिखते होंगे आपको बहुत। वो ऐसा लगता है यार इनको मैं गोद ले लूं, इन्हीं को पढ़ाता हूँ ना, अलग क्लास ले लेता हूँ, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है, उन्हें भी इंटरेस्ट आ रहा है। आप स्टूडेंट बाई पैशन बन जाओ, अपना प्रोफेशन पढ़ाई करना डिसाइड कर लो। आपको एक दिन भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये पूछना है किसी से कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। पढ़ाई तो ऐसी चीज है भैया, मजा आने लगता है पढ़ने में। ये जो है ना गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज भी है हमारे हिंदुस्तान में, गलत नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जैसे आपने भी बताया कि इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और स्पेसिफिकली फॉर लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, जहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी शायद कम हो। वो इसीलिए क्योंकि शायद उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, या फिर उनकी एजुकेशन पूरी नहीं कर सकते वो, क्योंकि हो सकता है कि हालात ऐसे हो। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत है। जैसे आपने बताया कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा ना हिंदी मीडियम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जैसे मैं बात करूँ, रेलवेज का एग्जाम है, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप रेलवे का एग्जाम दो। आपको मैथ्स नहीं आता, आप एसएससी के स्टेनोग्राफर का एग्जाम दो। ऐसे आपको इंग्लिश नहीं आती, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें एक सब्जेक्ट साइड में हो जाता है, आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको हटा दो और आप एग्जाम दे दो, एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे आप। ये तो बहुत बढ़िया टिप है। ये चीज़ है मतलब। और मैं तो कहता हूँ यार, आप तैयारी कर रहे हो ना, आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यू बिलीव इन प्रोसेस, आप प्रोसेस में विश्वास कीजिए, सिलेक्शन तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष, लगा निशाना, फिर बाद में देखा जाएगा ये तीर कहाँ तक जाएगा, ये तीर कहाँ तक जाएगा। तो पहले ट्राई तो दो यार, ये तीर जाएगा सबकी जॉब्स के लिए। तो संदीप बहुत ही बढ़िया था। मेरे ख्याल से बच्चों को अब मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ चलो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो बहुत एक मोटिवेशन चाहिए। करेक्ट। आपको करियर बनाना है तो उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप है ना, जैसे आपने कहा कि बुक से प्यार कर लो। और खुश रहना भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, खुश रहो, वो पैशन होना चाहिए ना। बुक्स पढ़ रहे हो, वो प्रेशर नहीं लगना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि क्या आपने कभी सुना है, आपने भी अभिषेक, कि सुना है कि कोई दुखी आत्मा कहीं का टॉपर बनाओ? नहीं, खुश रहने वाले लोग ही जिंदगी में बड़ा काम करते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो आपका जो काम करने की कैपेसिटी हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। खुश रह के पढ़ाई कीजिए और काम करने से चिंताएं कम होती हैं।
हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आए कि सर क्या करना है नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप। संदीप सर से बात करी हमने आज कैसे आप अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो कोचिंग ले सके। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप यूट्यूब पे जाएं और टाइप करें मैथ्स बाय संदीप शर्मा और वहाँ पे वो सब्जेक्ट डालें जो आपको पढ़ना है। उनके इस चैनल पे सारे वो सब्जेक्ट की वीडियोस होंगी जो आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है, फ्री, राइट। तो यदि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि हमारे पास तो पैसे नहीं है तो हम कैसे पढ़ें। फ्री अवेलेबल है आजकल सब कुछ। तो जाओ, टाइप करो मैथ्स बाय संदीप शर्मा, वो सब्जेक्ट डालो और आपको वो वीडियो मिलेगा, रिसोर्स मिलेगा और अपनी तैयारी करो। रुको मत लाइफ में, रुकना नहीं है, मेहनत करते जाओ। तो इसी के साथ हम अपना ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हम और ऐसी कॉन्वर्सेशंस लाएंगे जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल सके कि करियर में, लाइफ में करना क्या है। पढ़ाई के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आपसे एक गुजारिश और करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे को यदि ऑडियो पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो उसको फॉलो करें। कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी डिटेल डिस्कशन करनी है तो हमारे को रीच कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जीमेल पे और लिंक्डइन पे। हर जगह अवेलेबल हूँ। इन यूट्यूब वीडियोस पे भी कमेंट डालेंगे तो मैं तब भी मिल जाऊँगा आपको वहाँ पे, और संदीप सर भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमें रीच करिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।